नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा अहम था। कई अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरतों का एक लंबा दौर शुरू हुआ। इस दौरान शाहिद खाकन अब्बासी, इसाक डार, हफीज़ शेख, सादिक संजरानी और जलील अब्बास जिलानी जैसे कई अहम नाम सामने आते रहे। फिर ये सवाल भी उठते रहे कि एक निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होना चाहिए या फिर टेक्नोक्रेट होना चाहिए, नून लीग की मर्ज़ी का होना चाहिए, पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी का होना चाहिए, या फिर जिसे अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब चाहें। और फिर आखिरकार राजा रियाज साहब बाजी ले गए और उनकी मर्जी के नाम पर वज़ीर आज़म साहब ने सर तस्लीम खम कर लिया। अनवारुल हक काकड़ वो नाम है, ताल्लुक़ इनका बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे, जबकि BAP की तश्कील में उनका अहम किरदार था। फिर 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और सेनेट की कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन रहे। सवाल यहाँ ये है कि क्या काकड़ साहब उस न्यूट्रल निगरान वज़ीर आज़म का किरदार अदा कर सकेंगे जिसकी सारी जमातों को तलाश थी। अपने तजियाकारों से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब, राव खालिद साहब और नजम साकिब साहब भी आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब, दो चैलेंजेस हैं इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के पास। एक तो IMF के साथ जो मुआहिदा किया है उसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ। दूसरा, शफाफ इलेक्शन कराया जाए। आपको लगता है कि ये दोनों काम ऐसे तरीके से करने के लिए काकड़ साहब का नाम बिल्कुल मौजू था, एक मुनासिब चॉइस है? जी देखिए, एक लिहाज से तो आप कहेंगे और सही कहेंगे कि काकड़ की ख़ास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बड़ा मुश्किल वक्त है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, इकोनॉमी के बारे में उसको कुछ नहीं पता। मगर ये सब चीज़ें यू कैन मेक इट अप, इसलिए कि देखिए फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। अब सुन रहे थे कि हफीज़ शेख होगा, और मगर हफीज़ शेख साहब शायद उन्होंने, कुछ लोग ये भी अफवाहें हैं, सब अफवाहें हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे तो वो शायद नहीं बने। बहरहाल जो भी हो, बट वन थिंग इज सर्टन, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो एक इकोनॉमिस्ट होगा, ही विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल में काकड़ की कमी ही विल मेक अप। और दूसरी बात ये है, काकड़ का रेप्यूटेशन, इट्स अ गुड रेप्यूटेशन। आई थिंक इट्स एन इमेजिनेटिव चॉइस। अच्छा। इमेजिनेटिव चॉइस है। मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी से ये अलाइंड, माने छोटी पार्टी विच डज नॉट रियली काउंट, नेशनल लेवल पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है, तो ये न्यूट्रल उधर होना चाहिए। फ्रेश फेस है, वेल स्पोकन है, थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी है, ये नहीं है कि ही नोज नथिंग अबाउट गवर्नमेंट एंड हाउ द सिस्टम वर्क्स। सेनेटर रह चुका है कुछ सालों के लिए, तो मेरे ख्याल में एन एवरी इज अ गुड चॉइस। मगर ख़ास तौर काश के मैं ये कह सकता था कि ये एक अच्छा आदमी है, अच्छा रेप्यूटेशन है, अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है अक्रॉस द बोर्ड तो ये वक्त इस आदमी के तहत करें। ये कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं है, मगर और एक फेयर इलेक्शंस। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी एजेंडा पे कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है। मगर ये मैं काकड़ साहब को ज़रूर कहूँगा कि तैयार हो जाएं, ठीक है, तो शायद उससे आपका भी और मुल्क का भी भला होगा, इंशाल्लाह भला होगा। यू विल बी एबल टू गिव गुड एडवाइस। तो मेरे ख्याल में ये जो चॉइस है, इट्स अ गुड चॉइस। और इनको फर्स्ट स्टेप जो ये करना चाहिए लोगों को बताने के लिए कि मैं कुछ मुख्तलिफ आदमी हूँ, जाए हर लीडर, हर पार्टी के लीडर को मिले, और अगर कोई जेल में है उनसे भी जाके मिले। ही इज द केयर टेकर, ही इज न्यूट्रल। तो ये अगर वो करें कोई बात नहीं है, तो बताना चाहिए लोगों को कि मैं ये न्यूट्रल बनना चाहिए। मगर इन दी एंड आखिर में इसके एक्शंस बताएंगे कि ये क्या था और क्या नहीं था। तो लेट्स वेट एंड सी। राइट, ठीक है। नजम साकिब साहब, काकड़ साहब के बारे में ये बात जो हिलाली साहब भी कर रहे हैं कि उनके बारे में ये तासुर है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर PTI की गवर्नमेंट में भी उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अच्छे टर्म्स रहे हैं। तो आपको लगता है कि मौजूदा जो इस वक्त पोलिटिकल टर्मोइल है उसमें ऐसे शख्स का निगरान वज़ीर आज़म बन जाना कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई वो कर सकते हैं इस हवाले से कोई काम? रामीन, सबसे पहले तो ये देखना है कि निगरान वज़ीर आज़म जो बने हैं उनका बेसिक बुनियादी काम क्या है।
उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। अब अगर आप पिछले निगरान वज़राए आज़म को देखें, खोसो साहब को ले लें, जतोई साहब को ले लें, सोमरो साहब को ले लें, मुइन कुरैशी साहब को ले लें, सबसे पहले तो कौम को ये मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये जो भी वज़ीर आज़म बने हैं इंटरम केयर टेकर, ये पाकिस्तानी हैं, और उसके भी बाद ये कि ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। अब इसमें जो अवामिल रहे हैं जिन्होंने के मिल मिला के तो इतने बहुत सारे नामों में से एक नाम चुना, उसमें यकीनन ये भी एक यानी फैक्टर होगा कि एक ऐसा आदमी चाहिए जो सबको, जैसा आपने कहा है कि सबको ले के चले। अब वो ले के चलते हैं कि नहीं, उसके लिए उनका माजी देखा जा सकता है कि ट्रेंड्स क्या रहे हैं, ड्राइवर्स क्या रहे हैं इनकी पॉलिटिक्स में, और ये कौन सी यानी पार्टी में थे, आज़ाद थे, काफ में से थे, फिर सेनेटर बने, वहाँ पे किरदार क्या रहा। मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि निगरान वज़ीर आज़म को सबसे पहले अपना काम करना है, और वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर, जब ये 90 दिन की बात आती है तो कुछ अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान की तारीख में 90 दिन कभी कभी 11 साल भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो उसकी उम्मीद ना रखी जाए, उस डगर पे ना चला जाए, इलेक्शन कराए जाएं और वापस जाया जाए, और बाद में आपको याद किया जाए। 90 दिन वाला मामला तो इसलिए भी थोड़ा कम हो गया ना ये इम्कानात, क्योंकि मर्दमशुमारी का मामला आ गया, हल्का बंदियाँ होनी है, उसके लिए 4 महीने मिनिमम चाहिए इलेक्शन कमीशन को, तो 90 दिन में तो पॉसिबल नहीं लग रहा। देखिए, उस सिलसिले में हमने रामीन ये देखा कि अभी से ही जब ये आखिरी दिन थे इस हुकूमत के जो अभी अभी गई है, तो उसमें कुछ वज़रा ने अपने खदशात का इजहार किया कि जी देखें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शायद नवंबर में ना हो, शायद आगे चले जाएं, और पता नहीं कोई गैर मुइन्ना यानी मुद्दत तक मुलतवी हो जाएं। तो मैंने इसीलिए कहा कि सिर्फ एक काम है जो आपने करना है, और उसको करने के लिए आप अपनी सारी ताकत, कुव्वत और अपनी जो आपकी कॉम्पिटेंस है वो पता लगेगी कि अगर आपका, बाकी रहा ये कि उनकी कैबिनेट क्या बनती है, मेरे नज़दीक इतना अहम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन 3 महीनों की अगर बात है तो इसमें आप हिंदुस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे, कश्मीर पे क्या बात होगी, अफगानिस्तान का क्या हिसाब किताब होगा, फैटफ के साथ कैसे ताल्लुकात बनेंगे, यूनाइटेड नेशंस में क्या होगा। मेरे ख्याल में दुनिया जानती है, चाइना समेत, कि ये एक इंटरम सेटअप है, इसका एक काम है, और वो अगर काम कर लेते हैं अपना तो अच्छा है। एक बात यहाँ पे रामीन ज़रूर करना चाहूँगा कि ज़ाती तौर पे एक एंगल है कि जो नाम आए थे उसमें एक जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम था, और हम बड़े खुश थे फॉरेन ऑफिस के लोग कि हमारा एक जो ऑफिसर है सीनियर और बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ज़बरदस्त, और उन्होंने मुबारकें भी वसूल की। अब ये जो गुगली हुई है या दूसरा हुआ है या ये क्या हुआ है, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जब संजरानी साहब का नाम कुछ दिनों पहले आया तो कुछ मेरे जैसे जो फकीर लोग हैं उनके ज़रा कान खटके कि ये कोई ऐसा शख्स आने वाला है, और वो फीलर छोड़ा गया जो संजरानी साहब का, तो वो फिर बात आज यानी साबित हो गई कि वो BAP से हैं और वो बलूचिस्तान से हैं, और उनके जो ताने बाने हैं, जो वो शाखें जो निकलती हैं, वो एक ऐसी जगह पे जाती हैं जिसके बारे में हमें सबको पता है कि असल फैसला, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने तो बात की, यहाँ पे 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि फ़ैसला किसने किया, क्योंकि अगर ये राजा रियाज साहब का फैसला था तो प्राइम मिनिस्टर का भी तो होगा, क्योंकि वोट ऑफ डिसेंट सामने नहीं आया, उनकी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं हुई कि भाई मुझे मंजूर नहीं है। तो इसमें ये सारे अवामिल देखने के बाद मैं एक दफ़ा फिर से गुजारिश करूँगा, निगरान सेटअप आ रहा है, इसने अपना बुनियादी काम करना है, और अगर वो आसान तरीके से कर लेते हैं तो सल्यूट है उनको। बिल्कुल जी, देखते हैं कि क्या होता है। राव खालिद साहब की तरफ ज़रा चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये गुगली थी, दूसरा था या तीसरा था। राव खालिद साहब, अचानक से ये नाम सामने आना, एक तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, फिर आप बजाते खुद एज एन एनालिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये एक मुनासिब चॉइस है इस वक्त की सिचुएशन के लिए? देखिए, इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें ना ये मुनासिब है ना गैर मुनासिब है। ये आप कह लें कि बस आ गए, जैसे पर्सनैलिटी के बारे में बात हुई, उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, गुफ्तार के गाजी हैं, शायद किरदार के भी गाजी हों, उनके जो लिंकेजेस हैं वो बड़े अरसे से पता है सबको,
कि कहाँ से वो ऑपरेट होते हैं। फिर आपने कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं तो उसको बाप कहा जाता है जी अब्रीविएशन में, तो ये बाप से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे शायद आए हों। सादिक संजरानी साहब ने इनकी लॉबिंग की नहीं की, आई डोंट नो। राजा रियाज साहब के कैंडिडेट थे, ये भी अभी बड़ा सस्पिशियस किस्म का है क्योंकि ये अचानक ही नाम सामने आया, क्योंकि मेरी अपनी इतला थी, मैं बड़ा कंफर्म था जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से। जी जी, और वो तो कांग्रेचुलेशंस भी रिसीव कर रहे थे। जी जी, तो वो हुआ। लेकिन एक बात है, जब चेयरमैन पीटीआई हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, तो मरियम एक बात कहा करती थी उनके बारे में कि बंदा ताबेदार है। तो फिर हमने शहबाज शरीफ साहब को देखा तो वो उन्होंने उस ताबेदारी के और ही मेयार मुकर्रर किए, रिकॉर्ड तोड़। तो ये भी बहुत अजीम मेयार मुकर्रर करेंगे। लेकिन हमें असल चीज़ जो देखने की है, किस इन्वायरमेंट में वो आ रहे हैं एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। एक तो इलेक्शन होने हैं ऑब्वियसली, जो बुनियादी उनकी ज़िम्मेदारी है, जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा कि वो है कि इंतखाबात का इनेकाद करना। लेकिन उसके साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, एक जमात को पीडीएम ने और उसके एलाइज ने मिल के बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है, उसके हिस्से बखरे करने की कोशिश की जा रही है, वो 100 कट करके ब्लीड करने की उसको कोशिश की जा रही है। तो इनके आने के बाद वो जो प्रोसेस है, क्या शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद वो रुक जाएगा? वो प्रोसेस कोई जुडिशियसली अब उसका आगे बढ़ने का कोई इम्कान है? तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसको उसके मद्देनज़र हमें पता चलेगा कि ये कितने अरसे के लिए आए हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। क्या ये सिर्फ मुनसिफाना इंतखाबात या इंतखाबात पाकिस्तान के मेयार के हवाले से, मैं कहता हूँ मुनसिफाना हो जाएँ तो वो भी गनीमत होता है, उसके लिए आए हैं, या फिर कोई और उसका एजेंडा है? उसकी कैबिनेट की तश्कील इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। किस किस्म के लोग कैबिनेट में आते हैं और किस किस्म का रवैया, ये जो पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा है उस पर किस किस्म का रवैया अपनाते हैं, ख़ास तौर पे उस जमात के हवाले से जो इस वक्त ज़ेरे अताब है हर तरफ से। तो वो बहुत डिटरमिन करेगा हमारे पूरे इस निज़ाम की, कह लें कि उसकी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी। माशी तौर पर हम पहले काफ़ी मुश्किल में है, सियासी बेचैनी है, सियासी कशीदगी है, सियासी इस्तेहकाम हमें चाहिए। तो उसमें इनका रोल किस तरह से होगा? क्या ये बहुत असर्टिव है? मेरा ख्याल है असर्टिव नहीं है। बहुत अच्छे आदमी हैं, गुफ्तगू बहुत अच्छी करती है, बलूचिस्तान के हवाले से उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है, यूथ के हवाले से जो जो वहाँ पे इंतहा पसंदी आ रही थी जज्बात के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस पर इन्होंने बहुत काम किया है, इनके बड़े अच्छे क्रेडेंशियल है उस हवाले से। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट जॉब है, इतनी हाई प्रोफाइल जॉब उन्होंने कभी की नहीं। सेनेटर ज़रूर रहे, बोलते भी अच्छा थे, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर के लेवल की जॉब उन्होंने कभी, यानी इवन मिनिस्टर के लेवल की भी जॉब उन्होंने नहीं की। ये बहुत उनके कद से बहुत बड़ी जॉब है। तो क्या वो उसके मुताबिक उस शूज़ में अपने पैर फिट कर पाएंगे और हील इन कर पाएंगे और अपना असर्टिव उनका रोल कितना होगा, कितने कॉम्पिटेंट हैं, ये भी देखना पड़ेगा, किस किस्म के मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं इनको जानता हूँ इस लिहाज से कि कुछ देर पहले हम लोग एक एक से फ़ोन पे बात करते थे और चीज़ें डिस्कस करते थे। ये आदमी जो है, ये सुलझा हुआ आदमी है, ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड, ही हैज़ अ गुड माइंड, ये चीज़ें जानता है, ही नोज़ व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। तो मेरे ख्याल में ये आदमी उस लिहाज से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये वो करेगा जो व्हाट ही बिलीव्स इज़ राइट। मगर देखिए, एक्सेप्ट करें कि जो भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो कितने वक्त के लिए आ रहा है, 3 महीने 6 महीने पता नहीं कितना, वो जो है वो लाया गया है। ही हैज़ नॉट कम ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड स्टैंडिंग इन द कंट्री, वो लाया गया है। और जब जो कोई आता है, जो लाया जाता है, जो सिलेक्ट होता है, ये तो ट्रूली सिलेक्ट हुआ है, तो he has to listen, वो सुनना पड़ता है उसको उन लोगों के जी उन और साथ साथ क्या पता उसके पहले ही बातचीत हो गई है कि आपका क्या प्लान होगा, हमारा ये प्लान है, आपका क्या होगा, पार्टीज का ये है वो है।
काफी जाहिर है वो बातें सब हुई कुछ होंगी। जानते बूझते तो ही मेरे ख्याल ऑन में बोर्ड ये लिया गया 6 होगा, महीने उनको एग्री किया होगा इन चीज़ों से। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। पार्लियामेंट इख्तियारात से तजावुज़ किया है। सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। अब ये एक्ट था क्या, इस हवाले से थोड़ा प्रीव्यू आपको दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 मई में मंजूर किया गया था, जिसकी सबसे अहम बात ये थी कि अज़ खुद नोटिस के मुकदमात में फ़ैसलों पर अपील का हक़ दे दिया गया था। अब इस कानून के तहत दूसरी अहम तब्दीली ये की गई थी कि नज़र सानी की अपील की समाअत इस बेंच से बड़ा बेंच करेगा जिसके फैसले के खिलाफ नज़र सानी की अपील दायर की गई हो। अब कानून के तहत अपील कुनंदा को अपना वकील भी तब्दील करने का हक़ दिया गया था और कानून का एक अहम नुक्ता ये भी था कि नए कानून के तहत उन अफराद को भी अपील का हक़ हासिल होगा जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले फैसला सुनाया गया हो, और इसके लिए 60 रोज़ का वक्त भी दिया गया था। अब ये नुक्ता सबसे अहम था क्योंकि इसके ज़रिए नवाज शरीफ को अपनी सज़ा पर अपील का हक़ मिल जाता और उनकी वापसी की राह हमवार हो जाती। अब नून लीग ये कह रही है कि इस फैसले का नवाज शरीफ के केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर क्या वाकई ऐसा है? जान लेते हैं अपने तजियाकारों से। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ की वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं इस जजमेंट के आने के बाद? देखिए, दरवाजे तो उन पे कभी भी बंद नहीं थे। वो अगर खुद नहीं आना चाह रहे बावजूद तो कोई क्या कर सकता है। इससे एक उम्मीद कह ले कि उनको ठीक है, चले अपील कर लेंगे वो, लेकिन आई डोंट नो कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव उसका होना था, इफेक्ट के नहीं होना था। तो फिर ऑब्वियसली जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लिखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल फैसला होता है उसके खिलाफ अपील का राइट आइन नहीं देता, सिर्फ रिव्यू का है। रिव्यू और रिवीजन का होता है उसका, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये मियां नवाज शरीफ जिस फैसले की बुनियाद पे नाअहल हुए वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका रिव्यू भी फाइनल होकर ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उस पर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी जो कही जा रही है कि एक कानून में अमेंडमेंट की गई है इलेक्शन लॉ के तहत कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिस्क्राइब्ड डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटेरियन के लिए, वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, वो 5 साल मैक्सिमम होगी। तो उसमें भी वही सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो आड़े आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब फाइनल जजमेंट हो जाती है तो वो फिर उसकी फाइनलिटी को किसी लॉ से या उससे चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा बेंच बैठ के उसको अनडू कर दे और इस लॉ के मुताबिक उसको कर दे कि हाँ जी, आज के बाद जितने भी जो डिसीजन होंगे सारे वो उसमें 5 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती, और उसको 63(1)(f) जो उसको डिफ़ाइन कर दे वो उस तरह से। तो वो मसला वो है बुनियादी तौर पे। अगर मियाँ साहब आना चाहते हैं, मेरा ख्याल है रुकावट तो कोई नहीं उनके रास्ते में, सिर्फ वो खदशा यही है कि वो आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, अपील नहीं कर सकेंगे, और जेल में कितना अर्सा उनको रहना पड़ेगा। अगर इस दौरान इलेक्शन कैंपेन उन्होंने करनी है और उनको ज़मानत नहीं मिलती, जेल से रिहा नहीं होते, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ से बैठ के तो फिर भी वो तकरीर कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आगे जेल में चले जाते हैं और उनको रिहाई नहीं मिलती इस दौरान, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने जमात को उस तरह से कम्युनिकेट करना, उनके साथ टिकटों के बारे में डिसाइड करना, स्ट्रेटजी डिसाइड करना, कैंडिडेट्स जो उनके जो भी अहदेदारान होंगे उसके हवाले से फैसले करना। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी रुकावट है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो लॉ है इसके होने या ना होने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ना था, कोई बहुत बड़ा फ़र्क उस तरह से नहीं पड़ना था। अच्छा, इसलिए उनको चाहिए कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आके कंटेस्ट करें अपने उस सारे मामले को, और उसके अपील के ऊपर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते वो अपनी जगह पे, लेकिन बाकी जो केसेस हैं जिनमें उनको कन्विक्शन हुई है, जिसमें उनको जेल में रहना पड़ रहा है, वो उसके खिलाफ अपील्स उनकी पेंडिंग है, उसके खिलाफ वो अपनी अपील कंटेस्ट करें। मुमकिन है उनको रिलीफ मिल जाए और वो अपनी कैंपेन कर सके। उनके पास तो नहीं है कि वो ऑप्शंस चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अभी भी ऑप्शंस उनके पास हैं, अपील का सिर्फ नहीं है उनके पास दरवाजा, लेकिन अपनी सज़ा पूरी कर सकते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, अब नून लीग इस पर ये बिल्ड कर रही है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है,
पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था, मुकन्ना का ये हक़ है कि वो इस तरह के अमेंडमेंट्स कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इसके लिए ज़रूरत नहीं थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी और उसके लिए कॉरम क्योंकि पूरा नहीं था, 2/3 अक्सरियत नहीं थी, इसलिए ये हो नहीं सकता था। आपका क्या टेक है इस पर? बात असल सादी ये है, मैं मानता हूं आपसे, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट 10 दफे सोचना चाहिए कि एक डिसीजन और एक एक्ट, खास तौर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट कहती है नो, ये रद्द करो। आसान नहीं है कहना भाई, पार्लियामेंट जो होता है वो 25 करोड़ लोगों का होता है। आप कौन हैं? आप तो अनइलेक्टेड जजेस हैं। आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आप अपने आप को करते हैं। योर कॉन्शियंस, योर ड्यूटी, बस। और आप क्या समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक या इट्स नॉट अ होली काउ, वो उसको आपको बदल सकते हैं। यू कैन बी रॉन्ग, और अगर आप गलत हैं तो क्यों नहीं फुल कोर्ट रिव्यू हो ऑन इम्पोर्टेंट केसेस, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स। अब ये बहाना ना बनाए कि हर चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं। एक बेंच बना के कहें ये इम्पोर्टेंट है और फुल कोर्ट को बिठाएं और कहें हाँ ये अमंग दोज केसेस हैं जो शायद रिव्यू करना चाहिए। मैं क्यों नहीं, ये सब होना चाहिए। मगर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कह रहे हैं हम इसको रोक रहे हैं, इसको हम रोक रहे हैं। क्यों? हम एक नई पार्लियामेंट, अगर एक्ट आना है तो लेट द न्यू पार्लियामेंट डिसाइड। वो क्यों कह रहे हैं न्यू पार्लियामेंट? देखिए, खुदा के लिए समझिए एक बात, ये जो पार्लियामेंट गुजरी है ये पार्लियामेंट थी? ये क्या था भाई? सबको पता है, गवाह है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान बाइंग एंड सेलिंग हो रहा था, वोट खरीद और फरोख्त हो रहा था, पब्लिक व्यू में हो रहा था, सबको पता है। क्या ये इस किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लीगल है, वो मॉरल है? मैं तो समझता हूं क्रिमिनल है। आप चाहते हैं कि एक पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट अब हमारे लिए जो बच गया है, ये पार्लियामेंट का सबसे बड़ा, इधर तो ऑपोजिशन था ही नहीं भाई। ऑपोजिशन कंसिस्टेड ऑफ, एक उनका जो सरबराह था वो तो पार्टी सीट मांग रहा था से। तो आप मुझे बताएं, और के खिलाफ लड़ रहा था, कहता है लीडर ऑफ। तो ये पार्लियामेंट नहीं था। मुझे नहीं पता इसका क्या नाम आप देंगे, बट आई डोंट थिंक इट वाज पार्लियामेंट। तो मैं बड़ा खुश हूं कि ये फैसला हुआ है। हाँ, अच्छा। अगर पार्लियामेंट फिर भी चाहता है कि ऐसा करें तो हाँ, फुल कोर्ट बिठाओ, नो प्रॉब्लम, क्यों नहीं? ठीक है, मगर ये खुदा के लिए मत कहो कि ये गलत फैसला है। व्हाई आर यू एक्ट? हम लोग क्यों समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट गुजरा है ये वो पार्लियामेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है? क्या ये पार्लियामेंट लीगली इलेक्ट हुआ था? अगर शुरू में हुआ था ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक था, इसमें कोई गलती नहीं थी। किसी का हक नहीं बनता है कहने के कॉन्फिडेंस मोशन में खरीद फरोख्त हुआ था। ये गलत है, ये इमोरल है, ये इलीगल है। ऑफ कोर्स। तो हाउ कैन, फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ, हाउ कैन एन एक्ट, जो एक इंस्टीट्यूशन जो खुद उसका बुनियाद डिफेक्टिव है, उसका एक्ट आप मान रहे हैं? अब आप कहेंगे ये कोर्ट्स पे नहीं है, तो ये किसका फैसला है भाई? अदालत का अगर नहीं है तो किसके पास हम जाएं? अवाम के पास हम जाना चाहते हैं। बड़ा अच्छा किया ये कोर्ट, जाओ कहता है अवाम के पास, जाओ नए पार्लियामेंट के पास। और इसी तरीके से अगर नया पार्लियामेंट भी इलेक्ट होता है तो वो तो आपकी बदबख्ती है। ठीक है, वो क्या करें? बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्लियामान इस पर कानून साजी कर चुकी थी और पार्लियामान सुप्रीम है? और फिर नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है, स्पेशली अगर चीफ जस्टिस आप चेंज हो जाएं जब सितंबर में? दो तीन गलतफहमियाँ रामीन ज़रा दूर कर लेते हैं। जी जी। सबसे पहले तो ये कि जब आप किसी रियासत की बात करते हैं तो क्या सिर्फ उसमें पार्लियामेंट ही है या एग्जेक्टिव्स भी हैं
बिल्कुल। या जुडिशरी भी है। देखिए, अगर तो ये कहना कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो ये जो जिस कोर्ट की बात हो रही है इसके तो नाम के साथ सुप्रीम लिखा हुआ है। ये तो सबसे बड़ी कोर्ट है और उनका अपना। अब अगर आप चाहेंगे कि जी यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जाएं पहले अवाम के पास, और बजाय इसके कि वो मोहम्मदन लॉ पढ़े, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़े, और उसके बाद सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ और LLB करके फलां करके फिर उसके बाद अवाम के पास जाएं और फिर उनको चुना जाए, तो ये ज़रा थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर लेते हैं कि जो जमहूरियत के बुनियादी सुतून हैं, जिन्होंने कि रियासत का निज़ाम चलाना है बहसीत हुकूमत के, या पूरी रियासत के हिसाब किताब देखने हैं, तो उसमें पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक किरदार है। दूसरी गलतफहमी ये है कि ये सारे का सारा जो था बिल जो था, ये जो एक्ट हुआ, ये नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुआ। देखिए, वो पहले और आखिरी तो आदमी नहीं होंगे ना जिन्होंने के जिनको के जिंदगी भर के लिए नाअहल कर दिया और उनको दोबारा चांस है। कई और लोग आएंगे अभी, तो ये सिर्फ मुंतज कर देना कि जी नहीं ये सिर्फ उनके लिए था। और फिर तीसरी गलतफहमी कि सुप्रीम कोर्ट को वो चाहिए करना जो कि पार्लियामेंट चाहती है। अगर तो ये बात है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही बंद कर दीजिए, छोड़िए, ये भी फैसला जो है वो आप कर लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेंच ने फैसला किया है, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ। ये एक गैर आईनी बात है कि आप ये एक्ट नहीं कर सकते, बात फुल स्टॉप। अच्छा, फिर एक और बात भी है कि रियासत की जब बात आती है तो उसमें इन तमाम जो अवामिल मैंने गिनवाए हैं, हम सबको पता है इनका अपना अपना रोल है। मसला इस सारी की सारी सीन के पीछे है। पिछले कुछ यानी बरसों की अगर आप सियासी और माशरती और ये सूरत हाल पाकिस्तान की देखें तो उसमें ताकत का मसला पड़ गया है। ताकत के मसले के साथ कि ये मामला किसको हल करना चाहिए। दूसरा उसमें आया है कि कुछ चीज़ें पर्सनलाइज हो गई हैं कि ये मेरा ज़ात का मसला है। देखिए, अगर कोई जज साहब इसको पर्सनलाइज करते हैं तो वो यानी ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर कोई पार्लियामेंटेरियन इसको पर्सनलाइज करता है किसी मसले को जो कि आईनी मसला है, ये भी ठीक नहीं है। और आखिरी बात जो गलतफहमी है वो ये है कि ये जो कानून बनते हैं, ये जो आपका आईन है, ये मेरे लिए है, अवाम के लिए है कि अवाम इसके लिए है। बातें इतनी होती है जी कि जमहूरियत 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 को बचाते बचाते मुल्क का कबाड़ा हो रहा है। तो मैंने अपने मुल्क को बचाना है कि जमहूरियत को बचाना है? तो इसमें ये गलतफहमियां दूर करने के बाद आपके सवाल का जवाब ये दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके आप राहें निकालिए, जिस तरह आपने इस एक्ट की राह निकाली। और मेरे ख्याल में वो जो ह्यूमन फैक्टर होता है, देखिए एक जज साहब भी है ना, वो इंसान तो हैं, उनको नजर आ रहा है कि इसका क्या मकसद हो सकता है, इसके क्या अवामिल हैं, क्या इसका पस मंजर है, और क्या इसमें अवाम की बहसियत मजमूई कोई फलाही चीज निकलती है कि नहीं निकलती। ये बड़ा जरूरी, ये बड़ी अहम बात है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली तहलील होने के बाद से PTI और PDM हुकूमत की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं, और जहां उसका मवाजना पिछली हुकूमतों से किया जा रहा है, तो वहीं एक मवाजना उन जमहूरी दावों से भी किया जा रहा है जो ये हुकूमतें इक़्तिदार में आने से पहले करती रहीं। लेकिन फिर हुकूमत में आकर इन जमहूरी रवायात पर ख़ुद कितना कायम रहीं, ये सवाल बड़ा अहम है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसे पिलडाट कहा जाता है, एक मुशाहिदा उन्होंने पेश किया है जिसमें ये तज्ज़िया दिया गया है कि कौमी असम्बली और हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने 5 साल दौरे हुकूमत में जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर किया है। 5 सालों में कानून साजी के कुल 279 मुसव्वदे मंजूर किए गए, जिनमें जमहूरियत और इंसानी हुकूक के बुनियादी उसूलों को मजरू करने वाली शिकों को जल्दबाजी में मंजूर किया गया है। तो इस हवाले से अपने तजियाकारों से जान लेते हैं कि क्या उनके ख्याल में भी हालिया पार्लियामेंट ने जमहूरियत के उसूलों को पामाल किया है। ज़फ़र लाली साहब, आपकी क्या राय है इस पर? 100% किया है। पिलडाट इज एब्सोल्युटली राइट। और क्या कह सकते हैं हमें,
गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को अब पब्लिश होने दें, उसमें आप देखेंगे कि कोई पार्लियामेंट ने 50 बिल्स 15 मिनट 1 घंटे में 50 बिल्स 15 मेंबर्स प्रेजेंट, माने 350 पता नहीं कितने रिप्रेजेंटेशन, उसमें से 15 से क्वारम भी नहीं था और उन्होंने कुछ तो पढ़ा ही नहीं कि क्या लिखा जा रहा था, क्या पास हो रहा था। कमेटीज को नहीं भेजा गया। यू हैव रिड्यूस पार्लियामेंट टू अ फास्ट। नहीं, ये क्या बताता है? इसके बताता है आपकी कोई इज्जत ही नहीं है टू द सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री। इज्जत नहीं है आपको। यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। मैं तो ऑनेस्टली इतना गुस्सा आता है कि कितना, देखिए कितने देर के बाद हमें एक आइन मिला है। इस आइन को चलो जैसा भी है हम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं इसको बेहतर करने के लिए। अच्छी बात है, लोगों का आवाज़ सुना जाता है, इलेक्शंस हो रहे हैं, ये वो। इन्होंने तो पहले तो मैं हैरान हूँ कि हमारे कोर्ट्स जो हैं उनके सामने वही हो रहा है। ये दे सुओ मोटो पावर्स जो इस वक्त कोर्ट्स ने रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा हुआ है ना कि आपके पास एक पावर होना चाहिए जो अनरिस्ट्रिक्टेड, यू कैन टेक नोटिस। आप एक नोटिस लेंगे एक प्रॉब्लम का, तो नोटिस भी लेते हैं, फैसले भी दे देते हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। लोग बता रहे थे और एक तो वो बात है, वो इम्प्लीमेंटेशन का छोड़ें, वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और आप इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे लोग हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं कि अब क्या रह गया है पाकिस्तान में। सही बात। वो खुद कहते हैं कि 1 मैन रूल है और ये है और वो है। छोड़ें ये सब बातें। हमारे पास एक पार्लियामेंट है, आपका फर्ज है, खास तौर वो लोग जो पार्लियामेंट को गार्ड करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट, उनको खुदा के लिए रिस्पेक्ट दें। इधर कुछ नहीं। तो मैं समझता हूं जो पार्लियामेंट ने, इस पार्लियामेंट ने किया है, बगैर पढ़े बिल को, बगैर कमेटी, बगैर क्वारम, 15 लोग 50 बिल्स पास करते हैं जो उम्र भर तक हमारे पे इम्पैक्ट करेगा। ये क्या हो रहा है भाई? खुदा के लिए, मेड अ मॉकरी ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो ऑपोजिशन बगैर एक 2 पार्टी सिस्टम, वेस्टमिंस्टर सिस्टम चल ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। प्रीसपोजेस अ लॉयल ऑपोजिशन। हाँ राइट, लेकिन ये जमहूरी इक़्तिदार को फिर आपको बस क्या बता होल्ड करना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली ये कि जो इन दावों को लेकर आए हों, स्लोगन्स को लेकर आए हों। राव खालिद साहब, पीटीआई की हुकूमत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई थी पार्लियामान, फिर उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे पीडीएम वाले, और फिर पीडीएम ने आकर ख़ुद क्या किया ये भी सबके सामने है, जिस तरह रबर स्टैम्प बनी रही पार्लियामान। तो आपको क्या लगता है ये क्या चलता रहा है? कोई डिफरेंस तो फिर नहीं है, दोनों फिर एक जैसे ही कह सकते हैं, किस मुंह से फिर तनकीद करते हैं? देखिए, बदकिस्मती कहा जा सकता है इसको कि पार्लियामेंट नो डाउट एक सुप्रीम बॉडी है जो यानी खुदा के बाद जो हाकमियत पाकिस्तान का आइन कहता है अवाम की है, और अवाम वो अपने जो इख्तियार है वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए इस्तेमाल करती है, और वो इन फेवर ऑफ जो अवाम है वो होना चाहिए। पहली बात तो ये है। उसमें हम देखते हैं कि जब से पार्लियामेंट बनी है बहुत कम हुआ है कि अवाम के हवाले से भी कोई पार्लियामेंट में दुख दर्द महसूस किया गया हो, उसकी फलाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए और लेजिस्लेशन हुई हैं किसी हद तक हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बेहतर करने के लिए और इस किस्म की चीज़ें, जैसे जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए एक हुई, तो कुछ लेजिस्लेशन ऐसी हुई हैं जिससे कुछ फ़ायदा हुआ भी है, लेकिन मोस्टली पर्सन स्पेसिफिक या हमारे जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम थे, जैसे FATF वाली लेजिस्लेशन हम कहते हैं, स्टेट बैंक की हम कहते हैं, जो IMF के दबाव के तहत हमने की, उसके इख्तियारात को, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने के लिए, बाइख्तियार बनाने के लिए, तो इस किस्म की चीज़ें यकीनन हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस पार्लियामेंट ने जिस तरह से एक्ट किया है थ्रू आउट, उसमें स्पेस, जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बिल्कुल सरेंडर कर दी गई है। और उसमें हम देखते हैं कि हम जब चेयरमैन PTI के से हम बात करते हैं, उनको बात सुनते हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, तो वो कहते हैं कि जी उनको कहना पड़ता था, उनको
को कहना पड़ता था लेजिस्लेशन के लिए, लाइट पार्टीज को बुलाने जी, के जी। लिए, उस पर वोट कराने के लिए। बिल्कुल। तो इसी तरह से अभी हम देखते हैं तो इन जो 15-16 महीनों में जो हुआ है उसमें हमने वो देखा भी है कि हमारे बिल्कुल सामने और पता कलामी की किस्म माजरत एक राव खालिद साहब, वक्त एजेंडा थोड़ा था, मेरे बिल- पास मुख्तसर है। नजमुल साकिब साहब की भी ओपिनियन जाननी है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है ये जो 15वीं कौमी असम्बली थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हवाले से ये कैसी रही है? सबसे पहली बात यह है रामीन कि दुनिया में जमहूरियत के जो डेफिनेशंस हैं उस पे दुनिया खुद ही कायम नहीं है। मिसाल के तौर पे कहूँगा कि यूके में जो क्वीन या किंग है वो हेड ऑफ स्टेट है, कनाडा में भी ऐसे ही है, स्पेन में भी ऐसे ही है। अब ये जमहूरियत जो पाकिस्तान के ज़िमन में बताई जाती है, ये कुछ अजीब सी इसकी डेफिनेशन है। तो उसको पहले तो आप ये देख लीजिए कि जमहूरियत पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए है। मेरे लिए बुनियादी सवाल ये है कि इस हुकूमत ने या किसी भी पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? जमहूरियत को क्यों हम बचाने में लग जाते हैं? क्यों जमहूरियत, ज़रा सी बात आती है जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। तो जमहूरियत को खतरे में पड़ने देना। देखिए, दूसरी अहम बात यह है कि 75 साल 76 साल कौमों की ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते। 325 साल लगे अमेरिका को अमेरिका बनते हुए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब्र कीजिए। और असल चीज़ यह है कि आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई समत होनी चाहिए जिस पे आप चल रहे हैं, कोई डगर होनी चाहिए जिस पे आप चल रहे हैं। बदकिस्मती से ये है कि ज़रा सी देर आप बात जो है वो उथल पुथल होती है और चीज़ें फिर वापस उस जगह पे आ जाती हैं जहाँ से कि शुरुआत हुई थी। मेरी दुआ है कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो मुक़्तदरा है हमारी, वो इस तरफ तवज्जो दे कि ये सिर्फ टेन्योर ना देखे कि हम 15 महीने के लिए आए हैं, हम 5 साल के लिए आए हैं। और बाबा, जब बड़े लोग यानी बड़ी कौमें जो बनती हैं चाइना जैसी, वो 2025 से 2055 तक की बात करती है। आपकी बात शुरू होती है अपने टेन्योर से और ख़त्म हो जाती है अपने टेन्योर पे। तो थोड़ा सा विजन का मसला भी है। जमहूरियत को छोड़िए, जमहूरियत का तो आज तक पता ही नहीं चल सका कि किसी एक मुल्क में मुकम्मल तौर पे जमहूरियत है भी कि नहीं। हर कोई उसको अपनी अपनी मर्जी से डिफाइन करता है। तो बॉटम लाइन उसमें यह निकली रामीन कि आपने अपने मुल्क की सलामती देखनी है, आपने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क का मुस्तकबिल देखना है बियॉन्ड योर स्पेसिफाइड टर्म। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो ये है कि जिस राव साहब ने कहा, अवाम को देखिए प्लीज। मुझे को बता दीजिए कि जमहूरी हुकूमतों में कितनी हुकूमतें आई या कितनी और आने की हमें उम्मीद है जो ये सोचेगी कि इससे पहले कि मैं फैटफ की बात करूं, मैंने तेल, आटा, घी की कीमतें कम करनी है, करने की जरूरत है, और के लिहाज से पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।